Okay, students. So I hope each and every one of you is doing fantastic. This is the 15th lecture in the series of Design of Steel Structure with me, Shashank Avasthi. And I congratulate you people for being patient enough. इतने ज़्यादा लंबे समय तक आप में इस पूरी सीरीज के साथ जुड़े हुए हैं, इसे पसंद कर रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत बधाई कि आपने इतना अच्छा डेडिकेशन दिखाया. आप ऐसे ही डेडिकेट तरीके से लगे रहिए तो गेट का पेपर में बहुत अच्छी रैंक ज़्यादा दूर नहीं है. ठीक है, तो मूविंग फॉरवर्ड, आज के लेक्चर में हम बीम के टॉपिक को ही आगे बढ़ाएंगे. सो लास्ट लेक्चर में हमने बीम से रिलेटेड जो फेलियर के क्राइटेरियाज थे उनके बारे में सब कुछ पढ़ लिया था कि कौन से क्राइटेरियाज होते हैं. इस लेक्चर में वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट अ फ्यू टॉपिक्स जिसमें से पहला जो टॉपिक है दैट इज बिल्ट अप बीम्स. बिल्ट अप बीम्स. अब देखिए, ये टॉपिक के बारे में मैं थोड़ा बहुत शुरुआत में आपको बता चुका हूं कि बिल्ट अप बीम का क्रॉस सेक्शन कैसा होता है. मैं इस बार आपको बिल्ट अप बीम के बारे में पूरी तरीके से अच्छी तरीके से समझाऊंगा. पहले तो कि होती क्या है और कौन से प्रोविजंस हैं जो हमें याद रखने. ठीक है, फिर हम एक बिल्ट अप बीम की डिजाइन भी करेंगे. ठीक है, वी आर गोइंग टू डिजाइन अ बिल्ट अप बीम एज वेल. ठीक, सो फर्स्ट ऑफ ऑल एन इंट्रोडक्शन अबाउट बिल्ट अप बीम्स. तो देखिए, बिल्ट अप बीम्स के इंट्रोडक्शन को एक कहानी की तरह समझते हैं. ठीक है, एक कहानी की तरह समझते हैं. तो क्या रहता है ना, हमारे पास कुछ स्टील की मिलें होती हैं. मिल होती है ना, फैक्ट्री. तो फैक्ट्री में क्या होता है कि एक शेप दे दिया जाता है स्टील को और इस शेप को अलग अलग जगह पे यूटिलाइज किया जाता है. अब क्योंकि एक बार फैक्ट्री में शेप दे दिया तो वो तो एक तरीके से प्रीकास्ट मेंबर जैसा हो गया कि वहां पे कास्टिंग कर दी, यहां पे आके लगा दिया. आरसीसी में जो प्रीकास्ट मेंबर होता है वो और एक मोनोलिथिक बीम का सेक्शन, ये दोनों के दोनों एक जैसे ही हैं. कहीं और बनते हैं और उसको जाके कहीं और लगा दिया जाता है. सो दिस काइंड ऑफ बीम्स जो कहीं एक मिल में बने और उसका यूटिलाइजेशन कहीं और हो, जैसा का तैसा, बिना उसके कॉन्फ़िगरेशन, बिना उसके क्रॉस सेक्शन में कोई भी चेंज किए हुए, तो ये हमारे पास कहलाती हैं सिंगल बीम्स या मोनोलिथिक बीम्स. सिंगल बीम्स कहलाती हैं मोस्टली, तो सिंगल बीम सेक्शन कहलाता है. ठीक है, यानी सिर्फ एक बीम का सेक्शन कहलाएगा ये. अब क्या होता है ना कि जैसे जैसे लोड की वैल्यू बढ़ती चली जाती है तो क्या होता है, ये जो क्रॉस सेक्शन होता है इसके अंदर जो क्षमता होती है उस लोड को बियर करने की, वो किसकी वर्च्यू से होती है? दैट इज ड्यू टू द वैल्यू ऑफ जेड. जेड आपको पता है सेक्शन मॉडुलस. बेंडिंग में सेक्शन मॉडुलस बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है. जिसका सेक्शन मॉडुलस ज्यादा हो जाता है वो ज्यादा लोड को बियर कर सकता है. अब मान लेते हैं कि एक समय ऐसा आया जब लोड क्या हमने इतना ज्यादा बढ़ा दिया कि जो सेक्शन मॉडुलस जो था हमारे पास अवेलेबल सेक्शन का, वो उसे काउंटरैक्ट नहीं कर पा रहा है. और रिस्ट्रिक्शन कुछ ऐसे हैं कि हम ज्यादा बड़ा मेंबर लगा भी नहीं सकते, तो Z की वैल्यू को बढ़ाया नहीं जा सकता. अब तो सर समस्या हो जाएगी कि ऊपर से लगने वाला जो लोड है वो हो गया ज्यादा और Z जो है इस सेक्शन का वो उसे केपेबल नहीं है उसको काउंटरैक्ट करने के लिए. तो क्या करना पड़ेगा? तो हमें सॉल्यूशन ढूंढना पड़ेगा. तो वही किया, लोगों ने अपनी बुद्धि चलाई. उन्होंने क्या किया? लोगों ने ये किया कि चलो ऐसा करते हैं कि इसी बीम सेक्शन में हम क्या कर दें कि ऊपर और नीचे प्लेट्स लगा देते हैं. क्या लगा देते हैं? प्लेट्स. मैंने इससे पहले भी आपको इसके बारे में बताया है क्राइटेरियाज में, अब उसको डिटेल में डिस्कस कर रहा हूं. ऊपर और नीचे प्लेट्स लगा देते हैं हम. ओके, तो देखो, ऊपर और नीचे प्लेट लगाने से क्या होगा, और इस प्लेट को इसके साथ में जोड़ देंगे. अब कैसे जोड़ सकते हैं? या तो बोल्ट लगा के जोड़ दो या तो इस प्लेट को इससे वेल्ड कर दो. तो दो ही तरीके हैं अब हमारे पास कनेक्ट करने के. उन दोनों तरीकों से इसको कनेक्ट कर दो. तो
इन दोनों प्लेटों के लगाने से क्या होगा कि Z की जो वैल्यू होगी वो बढ़ जाएगी। तो Z की वैल्यू जो बढ़ जाएगी तो इतनी बढ़ जाएगी कि हम क्या कर पाएंगे, जो ऊपर से लगने वाला जो लोड था उसे काउंटरैक्ट कर पाएंगे। तो मान लेते हैं कि यहाँ पे जो P था ये 100 था और ये Z इसको काउंटरैक्ट नहीं कर पा रहा था। यहाँ पे वही P अगर 100 बना रहा तो ये Z इसको काउंटरैक्ट कर लेगा और वो बीम सेक्शन क्या हो जाएगा, सेफ हो जाएगा। तो इस प्रकार के बीम सेक्शन को हम लोग कहते हैं बिल्ट अप बीम सेक्शन। क्या कहते हैं, बिल्ट अप बीम सेक्शन। ठीक, अब आते हैं हम तीसरे प्रकार के सेक्शन में। सपोज कि ये जो बीम है, जो बिल्ट अप बीम है, इससे भी काम नहीं बन रहा है, इससे भी काम नहीं बन रहा है, हमें और ज्यादा लोड बढ़ा दिया हमने क्या बढ़ाया, मतलब उस पर जो लगने वाला लोड है वो बढ़ गया। अच्छा सर, बढ़ गया तो ये तो बहुत बड़ी समस्या है। अब क्या करेंगे, अब हम ऐसा करेंगे कि हम एक काम करते हैं, हम लेते हैं प्लेट, हम लेते हैं लंबी लंबी बड़ी बड़ी प्लेट्स, बहुत बड़ी बड़ी प्लेट्स को लेते हैं और इन प्लेट्स को आपस में जोड़ के एक आई सेक्शन का शेप दे देते हैं। क्या कर देते हैं, आई सेक्शन का शेप दे देते हैं। तो जो आई सेक्शन का शेप होगा, अब ये जो बीमें हैं, देखो बीम ये भी है, शुरुआत वाली बीम ये भी है और बीम ये भी है। अब ये जो बीम है हमारे पास तीसरी कैटेगरी वाली, इसमें क्या हुआ कि ये प्लेट्स हैं, प्लेट नंबर 1, प्लेट नंबर 2, प्लेट नंबर 3, तीनों प्लेटों को आपस में जोड़ा गया। अब जोड़ने का तरीका क्या है, अलग अलग तरीके हो सकते हैं। या तो ऐसा कर सकते हैं कि हम यहाँ पे एक एंगल लगा दें और यहाँ पे एक बोल्ट लगा दें, यहाँ पे एक बोल्ट लगा दें। एक तरीका ये है, ठीक है। दूसरा तरीका हो सकता है कि हम डायरेक्टली इसको वेल्ड कर दें इससे। तो तरीके अलग अलग हैं, लेकिन इन दोनों तरीकों से हम क्या कर रहे हैं, इन सभी प्लेट्स को 1, 2 और 3 को आपस में जोड़ कर रख रहे हैं। तो ये आपस में जब ये जुड़ जाएंगी तो जो हमें क्रॉस सेक्शन मिलेगा, दैट विल बी नोन एज अ प्लेट गर्डर। तो इसका मतलब क्या है, इस प्लेट गर्डर का Z और ज्यादा होगा एज कंपेयर टू बिल्ट अप सेक्शन। समझ रहे हैं? इसका मतलब ये है कि सर सबसे पहले तो हम सिंगल बीम देंगे, अगर वो सिंगल बीम काउंटरैक्ट नहीं कर पाई तो हम बिल्ट अप बीम देंगे, और बिल्ट अप बीम भी काउंटरैक्ट नहीं कर पाई तो हम प्लेट गर्डर देंगे। सही कह रहा हूं ना मैं? बिल्कुल सही बात है सर, बिल्कुल सही बात है। तो आपने मतलब हमें एक के बाद एक 3 प्रकार के बता दिए। अब चौथा एक और प्रकार होता है, द फोर्थ कैटेगरी इज नोन एज अ ट्रस गर्डर। हम क्या करते हैं ना, हम ये करते हैं कि हम एक बीम की जगह पे एक छोटा सा ट्रस बना देते हैं। सपोज ये एक सिंपली सपोर्टेड बीम थी, अब हम क्या करेंगे, इसके जो मेंबर होंगे, ये सपोज के मेंबर है यहां पे, दीज आर द मेंबर्स, है ना। अब क्या हो रहा है कि ये जो मेंबर्स हैं, ये मेंबर्स ट्रस के फॉर्मेट में है। अभी ट्रस के फॉर्मेट में है, इसका मतलब ये है कि जो ऊपर के मेंबर्स हैं ये ले रहे हैं कंप्रेशन, नीचे के मेंबर्स हैं ये ले रहे हैं टेंशन, और जो बीच के मेंबर्स हैं ये ले रहे हैं टेंशन और कंप्रेशन प्लस शियर। ये ध्यान रखना है, जो बीच के मेंबर हैं ये टेंशन भी ले रहे हैं, कंप्रेशन भी ले रहे हैं और शियर भी ले रहे हैं। ऊपर के मेंबर कंप्रेशन ले रहे हैं और नीचे के मेंबर टेंशन ले रहे हैं। तो बेसिकली जो हमने फर्स्ट ईयर में बनाया था, एक छोटा सा हम लोग प्रतियोगिता रखते हैं
फर्स्ट ईयर में आपने भी शायद, अभी तो कोरोना का समय चल रहा है, जो लोग फर्स्ट ईयर में होंगे उन्हें तो पता भी नहीं है, लेकिन जब टेक फेस्ट होते हैं तो एक बहुत ही पुरानी परंपरा चली आ रही है कि क्या करते हैं, आइसक्रीम स्टिक से ब्रिजेस बनाए जाते हैं। आइसक्रीम स्टिक से ब्रिजेस बनाए जाते हैं, छोटे छोटे से मॉडल बनाए जाते हैं, और फिर उन पे ये लगाया जाता है, उस पर लोड लगाया जाता है और देखा जाता है कि वो ब्रिज कितना लोड बियर कर सकता है। जो टीम का ब्रिज सबसे ज्यादा लोड बियर करता है उसको प्राइज मिल जाता है। अब देखो झोल कहाँ है, झोल यहाँ है कि बेसिकली वो ब्रिज नहीं बनाते, क्यों नहीं बनाते? सर ये ब्रिज जैसा ही तो दिखाई दे रहा है, यहाँ नीचे रोड लगा दो तो ब्रिज बन जाएगा। हाँ बेटा, बिल्कुल सही बात है, लेकिन प्रॉब्लम देखो क्या है। ब्रिजेस आर स्ट्रक्चर्स विच आर डिजाइन फॉर डायनेमिक लोडिंग। आप जो फर्स्ट ईयर में बनाते हैं मॉडल छोटा सा, उस पर डायनेमिक तरीके से लोडिंग नहीं लगाते, उस पर धीरे धीरे करके लोड लगाते, ग्रेजुअली, आराम से। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि हमने फर्स्ट ईयर में जो ब्रिज मेकिंग कंपटीशन के नाम पे हमें चूना लगाया गया, जो हमें बेवकूफ बनाया गया, वो इसलिए बनाया गया क्योंकि दैट इज नॉट अ ब्रिज मेकिंग कंपटीशन, दैट इज अ ट्रस गर्डर मेकिंग कंपटीशन। इसका नाम बदल के ट्रस गर्डर रखना चाहिए, क्योंकि हम फर्स्ट ईयर में आइसक्रीम स्टिक से ट्रस गर्डर बनाते हैं, हम ब्रिज नहीं बनाते। ब्रिज की डिजाइन तो कंप्लीटली डिफरेंट होती है, हम बनाते हैं ट्रस गर्डर, और हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि उस गर्डर के ऊपर कितना लोड वो बियर कर सकता है। तो फर्स्ट ईयर में, इन द फर्स्ट ईयर वी हैव स्टडीड अबाउट द ट्रस गर्डर, लेकिन हमें उसके बारे में पता ही नहीं, क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो हमारी आंखों के सामने होती है, लेकिन हमें उसका उतना ज्ञान होता नहीं। तो अगर आपसे कभी कल को कोई बोले कि ब्रिज मेकिंग कॉन्टेस्ट करवाना है या कुछ करवाना है, तो डोंट नेम दैट कॉन्टेस्ट एज ब्रिज मेकिंग, नेम इट एज ट्रस गर्डर बिल्डिंग कॉन्टेस्ट। समझ में आ गई मेरी बात? ठीक है। तो ये जो ट्रस गर्डर होता है ना, इसके Z की वैल्यू और ज्यादा होती है एज कंपेयर टू दैट ऑफ द प्रीवियस 3। तो अगर हमें इतना समझ में आ गया कि ये जो तीनों वैल्यूज हैं, ये तीनों वैल्यूज मैंने आपके सामने यहां बना के लिख दी है, अगर हमें इतना ये पूरा समझ में आ गया, तो हम अब बेसिक समझ चुके हैं कि there are 4 kind of beams which we can create depending upon the load which is being imposed on that beam. कम भारी लोड लग रहा है तो सिंगल बीम बनाओ, थोड़ा और ज्यादा भारी लग रहा है तो बिल्ट अप बीम बनाओ, और उससे भी ज्यादा भारी लग रहा है तो प्लेट गर्डर बनाओ, और सबसे ज्यादा भारी लग रहा है कि मतलब अब तो कुछ हो ही नहीं सकता तो फिर ट्रस गर्डर बनाओ। ठीक है। So these are the 4 categories of beams which we have to study. अब हमारे पास जो स्कोप में है, वी आर नॉट गोइंग, इस टॉपिक में, इस लेक्चर में वी आर नॉट गोइंग टू स्टडी प्लेट गर्डर, वी आर नॉट गोइंग टू स्टडी ट्रस गर्डर, वी हैव ऑलरेडी स्टडीड सिंगल बीम्स, नाउ वी आर फोकसिंग ऑन दिस पोर्शन, दैट इज बिल्ट अप बीम्स। होप यू अंडरस्टूड माय पॉइंट। अगर आपको ये बात समझ में आ गई है तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। बिल्ट अप बीम से मैंने आपको इंट्रोड्यूस करवा दिया कि बिल्ट अप बीम होती क्या है। ठीक है, मूविंग फॉरवर्ड। अब देखिए, बिल्ट अप बीम के कुछ प्रोविजंस हैं जिनके बारे में हमें पता होना चाहिए। देखिए, बिल्ट अप बीम की जब भी डिजाइन की जाती है तो वो एक सिंपल बीम की तरह डिजाइन की जाती है, जो हमने इससे पहले हमने दोनों क्राइटेरिया के बारे में पढ़ा था, प्राइमरी और सेकेंडरी। हमें सेकेंडरी क्राइटेरिया के लिए चेक नहीं कैलकुलेट करना, वी हैव टू कैलकुलेट फॉर ओनली प्राइमरी क्राइटेरिया। और प्राइमरी क्राइटेरिया में हमारे पास 2 क्राइटेरिया होते हैं, मैंने इससे पहले वाले लेक्चर में आपको बताया। पहला होता है हमारे पास स्ट्रेंथ का क्राइटेरिया और दूसरा होता है सर्विसिबिलिटी का क्राइटेरिया। तो हमें क्या करना है, हमें बस यही दोनों चीजों पे फोकस करना है। हमें क्या करना है, स्ट्रेंथ के क्राइटेरिया में हमें बेंडिंग मोमेंट और शियर फोर्स की वैल्यू को कैलकुलेट करना है, और इसको सेटिस्फाई करना है कि इससे भी सेफ होना चाहिए, इसमें भी सेफ होना चाहिए। ठीक है। और सर्विसिबिलिटी वाले क्राइटेरिया में हमें क्या करना पड़ेगा, सर्विसिबिलिटी वाले क्राइटेरिया में हमें डिफ्लेक्शन को कैलकुलेट करना पड़ेगा, और वो इससे भी सेफ होना चाहिए। समझ गया मेरी बात को मैं क्या कह रहा हूँ? तो पहले इसको चेक किया जाता है स्ट्रेंथ को, देन वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट सर्विसिबिलिटी। अब इसको समझने के लिए हमें
पहले कुछ कॉन्सेप्ट्स को हम लोग देख लेते हैं, ठीक है, कि कॉन्सेप्ट्स क्या होते हैं जो एक बिल्ट अप बीम से जुड़े हुए हैं। तो पहला कॉन्सेप्ट क्या है, एरिया ऑफ प्लेट्स अटैच्ड। देखिए क्या रहता है, जैसे कि मैंने बिल्ट अप बीम को बनाया था यहाँ पे आपके सामने, दिस इज द बिल्ट अप बीम। तो बिल्ट अप बीम के केस में मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, दिस इज द बिल्ट अप बीम। ओके, तो बिल्ट अप बीम के केस में हाँ, अब क्या हमें ये ऊपर और नीचे इन दोनों प्लेटों के बारे में पता करना है कि ये प्लेट का एरिया क्या होगा। तो देखिए ज्यादा दिमाग नहीं चलाना है हमको, ज्यादा लॉजिक में नहीं जाना है। हमारे पास जो बेंडिंग मोमेंट जो हमारे पास गिवन है, वो बेंडिंग मोमेंट को हम ऐसे लिख सकते हैं, इज इक्वल टू बेंडिंग स्ट्रेस मल्टीप्लाइड बाय जेड। जेड रिक्वायर्ड, यानी ये बेंडिंग मोमेंट एक्सटर्नली अप्लाइड है, ये होगा बेंडिंग स्ट्रेस इनटू सेक्शन मॉडुलस विच इज रिक्वायर्ड, ठीक है। तो इससे हमें वैल्यू मिल जाएगी जेड रिक्वायर्ड की। जेड रिक्वायर्ड इज इक्वल टू बेंडिंग मोमेंट डिवाइड बाय एफ बी डी के बराबर होता है। ये तो हम निकाल ही सकते हैं, और एफ बी डी की वैल्यू तो हमारे पास पहले से नोन है। कितनी होती है एफ बी डी की वैल्यू, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एफ बी डी? एफ बी डी इज इक्वल टू एफ वाई डिवाइड बाई 1.1। दिस इज द वैल्यू ऑफ एफ बी डी, दैट इज द बेंडिंग कंप्रेसिव स्ट्रेस, ये वैल्यू होती है। अब जब ये वैल्यू हमें मिल गई तो हम डायरेक्टली ये वैल्यू तो हमारे पास लोडिंग से हम निकाल ही लेंगे। ये वैल्यू हमारे पास कोड में दी हुई है जो मैंने यहां लिख दी, और इससे मैं जेड रिक्वायर्ड की वैल्यू को निकाल लूंगा। अब जेड रिक्वायर्ड की वैल्यू का उपयोग करके, और इस बीम की जो वैल्यू है जेड की, यानी इसकी जो सेक्शन मॉडुलस की वैल्यू है, दिस इज ऑलरेडी नोन टू अस, दिस इज ऑलरेडी नोन टू अस। So we can very easily calculate the plastic section modulus which is equal to shape factor multiplied by this z। अब देखो ये इसमें तो कोई दो राय नहीं होने चाहिए आपको। प्लास्टिक एनालिसिस में मैंने बताया था कि प्लास्टिक सेक्शन मॉडुलस और इलास्टिक सेक्शन मॉडुलस के बीच में क्या फर्क है। ये स्टील टेबल में आपको इलास्टिक सेक्शन मॉडुलस की वैल्यू गिवन होगी। इस इलास्टिक सेक्शन मॉडुलस की वैल्यू का उपयोग करके हम प्लास्टिक सेक्शन मॉडुलस को निकालेंगे, और फिर इस प्लास्टिक सेक्शन मॉडुलस की वैल्यू के और इसका उपयोग करके फिर हम इन प्लेट के एरिया को कैलकुलेट करेंगे। तो अगर मेरे पास ये एक सेक्शन है जिसकी ओवरऑल डेप्थ, ये सिर्फ मोनोलिथिक वाला सेक्शन जो है ना, इसकी डेप्थ अगर डी के बराबर है, तो एरिया ऑफ प्लेट इज गिवन बाय द फॉलोइंग फॉर्मूला, दैट इज जेड रिक्वायर्ड माइनस जेड पी डिवाइडेड बाय डी। डेरिवेशन में नहीं जाना है, फॉर्मूला याद रखना है। ये फॉर्मूला उपयोग करके हम एरिया ऑफ प्लेट के बारे में पता कर सकते हैं कि ये जो प्लेट है ऊपर और नीचे जो लगी है, इसका एरिया कितना होगा, ठीक है। फिर जब एरिया मुझे पता चल गया ऊपर और नीचे की प्लेट का, ये प्लेट का एरिया है, और ये एक मिनट यहाँ पे जेड पी बी लिख दो। पी बी मतलब क्या है, बीम का जो सेक्शन है ना मोनोलिथिक वाला, उसका ये जेड है ना। तो प्लेट का एरिया मुझे मिल गया, इससे मैं प्लेट के डायमेंशंस को कैलकुलेट कर सकता हूं। कैसे? मान लो अगर मेरे पास एपी की वैल्यू कुछ आई 528 mm स्क्वायर, तो मैं क्या करूंगा, मैं स्टील टेबल उठाऊंगा और मैं स्टील टेबल में ऐसा प्लेट का एरिया ढूंढूंगा जो प्लेट का एरिया मेरे पास 528 से थोड़ा सा ज्यादा हो। तो मैं ऐसा कर सकता हूं कि या तो मैं I60 ISF 10 ले सकता हूं। अब देखो ये जो फ्लैट है इसमें विड्थ है 60 और 10 mm इसकी डेप्थ है, तो जो एरिया आएगा हमारे पास, दैट एरिया कम्स आउट टू बी 600 mm स्क्वायर। सही कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं? सही कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं? तो ये जो प्लेट है 600 mm स्क्वायर, ये ज्यादा है एज कंपेयर टू 528, तो ओके, वी कैन यूज दिस प्लेट।
वी कैन यूज दिस प्लेट. सो दिस इज हाउ वी डिसाइड कि हम किस प्लेट का उपयोग करेंगे, कि विच इज द प्लेट विच इज यूज्ड. हम किस प्लेट का उपयोग करेंगे इस पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन को बनाने के लिए. समझ में आ रही मेरी बात? समझ में आ रही मेरी बात? बहुत बढ़िया. चलो आगे बढ़ते हैं. अब अगली चीज जो है दैट इज फाइंडिंग द इस मॉडिफिकेशन इन एरिया ऑफ प्लेट. अब देखो इसमें भी दो केसेस बनते हैं. अगर वो प्लेट रिवेट या बोल्ट से जोड़ी गई है, एक केस तो ये, और अगर वो प्लेट वेल्ड से जुड़ी गई है. अगर वो वेल्ड से जोड़ी गई है तो नो मॉडिफिकेशन, कोई मॉडिफिकेशन की जरूरत नहीं है, वो बिल्कुल बदलने की जरूरत नहीं है. जितना एरिया ऑफ प्लेट आपने कैलकुलेट किया उतना ही एरिया ऑफ प्लेट आपको प्रोवाइड करना है. लेकिन अगर आपने रिवेट और बोल्ट की मदद से जोड़ी है प्लेट, तो आप खुद सोचो कि सपोज ये मेरे पास आई सेक्शन है और इसके ऊपर और नीचे एक एक प्लेट लगी हुई है. तो ये जो प्लेटें हैं ये आपस में बोल्ट से जुड़ी हुई हैं. सही कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं? अगर ये बोल्ट से जुड़ी हुई प्लेट्स हैं तो इसका मतलब ये है कि नीचे का जो पोर्शन है उसमें तो हमारे पास टेंशन आएगा क्योंकि बीम है, और जो ऊपर का जो पोर्शन है उसमें हमारे पास कंप्रेशन आएगा. अब टेंशन और कंप्रेशन ये दो अलग अलग जोन है हमारे पास. तो देखो ये जो नीचे वाली जो प्लेट है इसमें जो बोल्ट्स हैं इसका क्या रोल है टेंशन को बियर करने में, बताओ. जो नीचे वाली जो प्लेट है इसमें जो बोल्ट्स मैंने लगाए हैं उसका कोई रोल है क्या टेंशन को बियर करने में? वो तो ऐसी बीम है, ऐसे करके टूट जाएगी तो नीचे वाला जो पोर्शन है उसमें टेंशन आ जाएगा. वो टेंशन से क्या होगा कि बोल्ट के होल और बड़े हो जाएंगे. तो दैट इज यूजलेस, यानी टेंशन जोन में बोल्ट्स आर यूजलेस, कंप्रेशन जोन में बोल्ट्स आर यूजफुल. तो अगर ये यूजलेस है तो टेंशन जोन के लिए जो प्लेट का एरिया है उसको 40% बढ़ा देना पड़ता है. हम लोग 40% बढ़ा के लेते हैं उस एरिया को, क्योंकि बोल्ट्स जो होते हैं वो तो यहां की यूजलेस है. तो हम क्या करते हैं कि प्लेट के एरिया को ही बढ़ा देते हैं 40% से अप्रोक्सीमेटली. ऊपर वाले के केस में नहीं, ऊपर वाले के केस में कोई जरूरत नहीं है इसकी, क्योंकि कंप्रेशन वाला है तो कंप्रेशन के जोन में तो हमारे पास जो जितना एरिया ऑफ प्लेट आएगा उतना ही उपयोग होगा, है कि नहीं. सो दिस इज द मॉडिफिकेशन. अगर आपसे कोई पूछे तो आपको बस इतना कहना है कि टेंशन के लिए बोल्ट्स आर यूजलेस, दे डू नॉट प्रोवाइड एनी रेजिस्टेंस. दैट इज व्हाई इन द टेंशन जोन द एरिया ऑफ द प्लेट इज इंक्रीज्ड बाय 40%. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. तीसरा क्राइटेरिया क्या है? कैलकुलेटिंग द बेंडिंग कंप्रेसिव स्ट्रेस. कैलकुलेटिंग द बेंडिंग कंप्रेसिव स्ट्रेस. अब ये देखो क्राइटेरिया क्या है. बेंडिंग कंप्रेसिव स्ट्रेस को कैलकुलेट करना है. दिस इज इक्वल टू m अपॉन z के बराबर, और z इज इक्वल टू IXX इंटू y के बराबर. दिस इज द बेंडिंग कंप्रेसिव स्ट्रेस विच इज बीइंग जनरेटेड इन दैट पर्टिकुलर मेंबर ड्यू टू एक्सटर्नली अप्लाइड लोड. दिस इज द एक्सटर्नल बेंडिंग मोमेंट. ये बेंडिंग मोमेंट एक्सटर्नल होता है, और जो बेंडिंग कंप्रेसिव स्ट्रेस होता है दिस शुड बी लेस देन और इक्वल टू Fy डिवाइड बाय 1.1 एंड दिस शुड बी लेस देन और इक्वल टू 0.66 टाइम्स Fy. ये LSM में होता है और ये WSM में होता है. ये दोनों ही क्राइटेरियाज हैं जिन दोनों क्राइटेरिया
ये अलग अलग जगहों पे उपयोग होता है, ये एलएसएम में यूज होगा और ये डब्ल्यूएसएम में यूज होगा। तो ये जो दोनों क्राइटेरिया है, ये जब ये मतलब या तो ये क्राइटेरिया या तो ये क्राइटेरिया, ये क्राइटेरिया जब फुलफिल हो जाएगा तो वी कैन से दैट द बीम इज सेफ इन फ्लेक्सुरल कंप्रेशन। समझ में आ रही है मैं क्या बोल रहा हूं? बीम इज सेफ इन फ्लेक्सुरल कंप्रेशन। ठीक है, मूविंग फॉरवर्ड। अब अगर हमें फ्लेक्सुरल कंप्रेशन के बारे में पता है तो हम एक चीज और कर सकते हैं। यहां पे हम क्या कर सकते हैं, हम टेंसाइल स्ट्रेसेस को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? देखो, अगर मैं स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम को बनाऊं यहां पे, और ये कांस्टेंट है थ्रू आउट दिस डेप्थ, सिमिलरली दिस इज कांस्टेंट थ्रू आउट दिस डेप्थ, और ये जो कांस्टेंट स्ट्रेस है दिस इज सिग्मा बी सी, दिस इज सिग्मा बी टी, यानी बेंडिंग टेंसाइल और बेंडिंग कंप्रेसिव, और ये इसका न्यूट्रल एक्सिस है जो इसके बिल्कुल बीचों बीच जा रहा है। तो अगर इस पूरे सिचुएशन को काउंटरएक्ट करना है हमें, तो हम क्या करेंगे? देन वी कैन वेरी इजीली से दैट सिग्मा बी सी इंटू ए ग्रॉस शुड बी इक्वल टू सिग्मा बी टी इंटू ए नेट, क्योंकि यहां पे जो बोल्ट है वो उसके होल को हम कंसिडर नहीं करेंगे। मैंने बताया था इससे पहले आपको कि बोल्ट्स आर यूजलेस इन टेकिंग टेंशन, दैट इज वाई बोल्ट होल्स आर डिडक्टेड। बोल्ट होल को क्या कर देते हैं? डिडक्ट कर देते हैं। तो जो ग्रॉस क्रॉस सेक्शनल एरिया है, ये इसमें क्या होगा, इसमें बोल्ट्स यूजफुल हैं कंप्रेशन में, इसमें यूजलेस है। मेरी बात समझ में आ रही मैं क्या बोल रहा हूं? तो इससे हम सिग्मा बी टी की वैल्यू को भी कैलकुलेट कर सकते हैं इस रिलेशनशिप से। अच्छा, आप कोई लोग पूछेंगे कि सर ए नेट और ए ग्रॉस के बीच में क्या फर्क है? तो ए नेट इज इक्वल टू ए ग्रॉस माइनस क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ बोल्ट्स। इसके बारे में मैंने आपको टेंशन मेंबर में पढ़ाया है। ए नेट और ए ग्रॉस का पूरा जो भी कच्चा चिट्ठा है, वी हैव टॉक्ड अबाउट इट इन द टेंशन मेंबर। ये लिखने की जरूरत नहीं है यहां पे, आपको इसको समझने के लिए टेंशन मेंबर वाला जो लेक्चर है उसको एक बार आप देख लो जाके, तो आपको ये ए नेट और ए ग्रॉस वाला क्राइटेरिया समझ में आ जाएगा कि मैं क्या बोल रहा हूं। अब क्या कैच है? कैच ये है कि जो बी टी जो हम कैलकुलेट करेंगे, ये बी टी भी कम होना चाहिए किससे? एफ वाई डिवाइड बाई 1.1 से और एफ वाई और 0.66 टाइम्स एफ वाई से। ये दोनों क्राइटेरिया सेम है। देखो, इससे पहले वाले के लिए भी मैंने वही क्राइटेरिया यूज किया था, इस वाले के लिए भी मैं वही क्राइटेरिया यूज कर रहा हूं। तो जब ये दोनों को दोनों सेटिस्फाइड है तो हम ये कहेंगे दैट द टेंसाइल and the compressive stresses developed in that beam due to bending are within the permissible limits and the beam is safe मेरी बात समझ में आ गई and the beam is safe। तो hope you have understood the concept of area of plate. You have also understood the concept of finding the bending tensile and the bending compressive stresses and comparing it with the permissible values. ठीक है? So with this we are going to start off with a numerical now. अब हम इसका यूज होते हुए देखेंगे कि इसका यूज होता कैसे। ठीक है, तो एक न्यूमेरिकल हम लोग यहां पे सॉल्व कर लेते हैं। ये न्यूमेरिकल आप लोग भी लिख लीजिए।
ओके, सो लेट्स बिगिन। हमसे क्या पूछा गया है कि हमें एक सूटेबल सेक्शन को डिजाइन करना है एक स्टील प्लेट गर्डर, स्टील बीम गर्डर के लिए, जिसके ऊपर यूडीएल लग रहा है 60 किलो न्यूटन पर मीटर का और उसका इफेक्टिव स्पान है 15 मीटर्स। हमें चेक करना है शियर के लिए, डिफ्लेक्शन के लिए, एलएसएम का उपयोग करना है लिमिट स्टेट मेथड का, ISMB 600 का सेक्शन अवेलेबल है हमारे पास, जिसकी थिकनेस ऑफ वेब 10 mm हमारे पास गिवन है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्स और वाई एक्सिस के अबाउट भी हमारे पास गिवन। अब आप खुद सोचिए, अगर हमें ये पहले से गिवन है कि ISMB 600 का उपयोग करना है तो ये एक सिंपल बीम तो हो नहीं सकती, क्योंकि सिंपल बीम में तो सिर्फ ISMB का बस आपको बस बताना होता है कि किस टाइप का सेक्शन उपयोग करना। अब यहां पे तो सेक्शन पहले से गिवन है, और सेक्शन अगर पहले से गिवन है तो उसका मतलब क्या है? उसका मतलब ये है कि हमें क्या बताना है, हमें बताना है कि बिल्टअप सेक्शन कैसे बनेगा। हमें क्या बताना है? बिल्टअप सेक्शन कैसे बनेगा। अब देखिए, कोई भी बीम का प्रॉब्लम शुरू करने के पहले हमें मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चीज होती है वो होती है कि वो बीम एक लैटरली सपोर्टेड बीम है कि लैटरली अनसपोर्टेड बीम है। मैंने इन दोनों के बारे में आपको इसके पहले वाले लेक्चर्स में बताया है कि लैटरली सपोर्टेड बीम क्या होती है और अनसपोर्टेड क्या होती है। लैटरली सपोर्टेड बीम वो बीम होती है जिसके ऊपर का जो फ्लैंज वाला जो हिस्सा है वो किसी कंक्रीट के मेंबर के अंदर एम्बेडेड होता है। तो जब वो एम्बेडेड रहता है तो क्या करता है कि ऊपर का फ्लैंज जो होता है वो ना तो बकल होता है, तो अगर वो बकल नहीं होता तो उस वजह से क्या है कि उसकी जो कंप्रेसिव बेंडिंग कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो होती है वो बढ़ जाती है। समझ रहे मेरी बात को? लेकिन जिसके लिए ऊपर का जो फ्लैंज है वो खुला छूटा हुआ है, इट इज नॉट रिस्ट्रेन्ड, देन दैट फ्लैंज विल शो buckling and hence the bending compressive strength of that kind of member will be less। हाँ, समझ आ रही मैं क्या बोल रहा हूँ? देखो कैसा, मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर एक ये अपने पास एक बीम सेक्शन है और अगर इसके ऊपर का फ्लैंज यहाँ एम्बेडेड है और एक बीम सेक्शन है इसके ऊपर का फ्लैंज यहाँ नीचे है, ये खुला हुआ है, ये बंधा हुआ है, इसकी जो बकलिंग के लिए स्ट्रेंथ होगी ये ज्यादा होगी, इसकी बकलिंग के लिए स्ट्रेंथ कम होगी। इसके लिए जो डिजाइन बेंडिंग स्ट्रेस होगा परमिसिबल वो हमारे पास ज्यादा होगा, इसके लिए डिजाइन बेंडिंग स्ट्रेस जो होगा वो हमारे पास कम होगा। बस यही मेरे को आपको बताना था। ये मैं बता भी चुका हूं इसके पहले लेक्चर में डिटेल में, उसको आप एक बार देख लेना। तो अगर हमारे पास इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं गिवन है कि हमें उसको कैसे डिजाइन करना है, लैटरली सपोर्टेड तरीके से कि लैटरली अनसपोर्टेड तरीके से, तो हम अपनी तरफ से अज्यूम यही करेंगे हर बार कि वो एक लैटरली सपोर्टेड बीम है, अगर क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो। हालांकि गेट जैसे पेपर में जो भी चीजें क्वेश्चन में दी होती हैं दैट थिंग इज क्रिस्टल क्लियर, दे डू नॉट लीव एनी एम्बिग्विटीज, किसी भी प्रकार की कोई भी शंका की जगह नहीं छोड़ते गेट के एग्जामिनेशन में, वरना बहुत बड़े बड़े ब्लंडर हो जाए नेशनल लेवल पे। तो अजम्पशन नाम की कोई चीज नहीं होगी। तो अगर डिजाइन का कोई ऐसा प्रॉब्लम आए जिसमें आपको करना हो अज्यूम, तो आप यही अज्यूम करेंगे इट इज गोइंग टू बी लैटरली सपोर्टेड बीम। ओके सर, वी अंडरस्टूड योर पॉइंट, नाउ लेट अस बिगिन। तो जैसे हमने शुरुआत में आपसे बोला था कि सबसे पहले हमें क्या निकालना है, सबसे पहले हमको निकालना है कि कितना शियर फोर्स और कितना बेंडिंग मोमेंट लग रहा है उस सेक्शन में, उस बीम में। तो हमें क्या गिवन है कि देयर इज अ बीम विच इज कैरिंग अ यूडीएल, और ये जो यूडीएल है इस 60 किलो न्यूटन पर मीटर का है। पर ये 60 किलो न्यूटन पर मीटर क्या है? सर्विस कंडीशन में लोडिंग है। तो अल्टीमेट जो वैल्यू होगी लोडिंग की, दिस विल बी 1.5 टाइम्स 60 के बराबर, दैट इज 90 किलो न्यूटन पर मीटर के बराबर होगी।
मेरी बात समझ में आ रही है मैं क्या बोल रहा हूँ? तो ये हमारे पास यूडीएल वर्किंग कंडीशन में है और ये हमारे पास यूडीएल है अल्टीमेट कंडीशन में। तो अल्टीमेट कंडीशन वाली यूडीएल का उपयोग करके वी कैन वेरी इजीली कैलकुलेट द बेंडिंग मोमेंट एंड द शियर फोर्स। कैसे भैया? ये चीज तो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में भी पढ़ी थी, ये नहीं पढ़ी थी क्या? WUL²/8, शियर फोर्स की वैल्यू WU×L/2, ये सब चीजें पढ़ी थी ना हमने, इससे पहले पढ़ी थी ना। तो बस L की वैल्यू तुम्हारे पास 15 मीटर दे रखी है, WU की वैल्यू 90 दे रखी है, ये दोनों वैल्यूज को इसमें पुट करो। जब इसमें पुट कर दोगे तो तुम्हारे पास जो वैल्यू आएगी वो मैं यहां लिख देता हूं, 675 किलो न्यूटन वैल्यू आएगी और दूसरी वैल्यू आएगी 2531.25 किलो न्यूटन मीटर, ये वैल्यू आएगी तुम्हारे पास। तो दिस वाज द फर्स्ट स्टेप, दैट इज कैलकुलेटिंग द शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट। फर्स्ट स्टेप इज डन। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं। द सेकंड स्टेप इज डिजाइन ऑफ क्रॉस सेक्शन। डिजाइन ऑफ क्रॉस सेक्शन। अब देखो क्रॉस सेक्शन के बारे में फिर वही बात बार बार इसी क्रॉस सेक्शन को आपके सामने रख दूंगा। हमें इस क्रॉस सेक्शन को करना है डिजाइन। अब ये क्रॉस सेक्शन कैसे डिजाइन होगा? हमें ये गिवन है क्वेश्चन में कि दिस इज एन ISMB 600। इस 600 का मतलब क्या होता है कि इसकी ओवरऑल जो डेप्थ है ना, दिस इज 600 mm एंड द थिकनेस ऑफ द वेब इज 10 mm। मतलब जो वेब की थिकनेस है वो 10 mm है और ओवरऑल जो आई सेक्शन की जो डेप्थ है दैट इज 600 mm। अब क्या है हमें बताना है कि ऊपर की प्लेट है और जो नीचे की प्लेट है ये इसका डायमेंशन क्या है। मेरी बात समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? तो ठीक है, फॉर्मूला क्या कहता है? AP = Z रिक्वायर्ड माइनस ZPB डिवाइडेड बाई D के बराबर होता है। अब D हमारे पास नोन है, D कितना है? D इतना है 600 mm के बराबर। सबसे पहले चाहिए Z रिक्वायर्ड की वैल्यू। तो Z रिक्वायर्ड होता है किसके बराबर? बेंडिंग मोमेंट डिवाइड बाय FBD। मैंने बताया था इसके पहले वाले में। फिर FBD की वैल्यू भी मैंने आपको बताई थी कि FBD की वैल्यू कोड में हमारे पास कितनी गिवन है? दिस इज गिवन एज FY डिवाइड बाय 1.1। अब अगर हमारे पास माइल्ड स्टील का मेंबर है तो FY की वैल्यू है 250 डिवाइडेड बाय ये 1.1, FY की वैल्यू 250 हो गई। और बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू जो मेरे पास क्वेश्चन में गिवन है 2531.25 किलो न्यूटन मीटर, यानी इंटू 10⁶ न्यूटन mm। तो इसका उपयोग करके मैं Z रिक्वायर्ड की वैल्यू को निकालूंगा। तो Z रिक्वायर्ड की वैल्यू मैं चाहता हूं कि आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन पे लिखो कि Z रिक्वायर्ड की कितनी वैल्यू है। ठीक है, तो Z रिक्वायर्ड की हमारे पास कुछ वैल्यू आ गई। फिर Z ऑफ बीम की वैल्यू को देखेंगे, ZPB की वैल्यू कितनी होगी? तो ZPB की वैल्यू होती है शेप फैक्टर मल्टीप्लाइड बाय ZXX, यानी इलास्टिक सेक्शन मॉडुलस को जब मैं शेप फैक्टर से मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरे पास प्लास्टिक सेक्शन मॉडुलस आ जाता है। अब शेप फैक्टर की वैल्यू मैं लेके चलता हूं 1.12 के बराबर और IXX की वैल्यू मेरे पास नोन है। कितनी है? वो मेरे पास क्वेश्चन में नोन है। IXX इज, एक मिनट, यहां नहीं है, सिर्फ प्रीवियस वाले पेज में। ये IXX इज 106,198.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। (106,198.5) इंटू 10⁴, क्योंकि सेंटीमीटर को mm में भी तो कन्वर्ट करना पड़ेगा। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 mm। तो 1 सेंटीमीटर की पावर 4 इज इक्वल टू 10⁴। देखो इसका मैंने क्या गणित चलाया है, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 mm। तो 1 सेंटीमीटर की पावर 4 इज इक्वल टू 10⁴ mm की पावर 4 होगा ना। यही तो मैंने उपयोग किया यहाँ पे। फिर y की वैल्यू को देख लेते, तो y की वैल्यू कितनी है? तो y इज द डिस्टेंस बिटवीन दिस फाइबर टू द न्यूट्रल एक्सिस। अब क्योंकि एक सिमेट्रिकल सेक्शन है तो न्यूट्रल एक्सिस और इसके बीच की दूरी हमें कितनी मिल जाएगी?
दिस इज अप्रोक्सीमेटली 300 mm। अब आप कहोगे कि सर हमने प्लेट लगाई तो उसकी थिकनेस भी तो अज्यूम करनी थी। यार प्लेट की थिकनेस 10 mm के आसपास होती है, ये 300 mm 400 mm के आसपास है। तो तुम ये बताओ क्या तुम प्लेट की छोटी सी थिकनेस को वो नहीं कर सकते हो क्या, रिमूव नहीं कर सकते हो? क्योंकि प्लेट की थिकनेस तो हमें पता ही नहीं है ना कितनी है, तो हम उसको कैसे उसमें करेंगे, हम तो उसको निग्लेक्ट कर देते हैं। तो y की वैल्यू को हमने ले लिया 300, इसको सॉल्व करेंगे तो कुछ हमें zp की वैल्यू मिलेगी, और ये जो zpb की वैल्यू आ रही है दिस कम्स आउट टू बी 3.96 मल्टीप्लाइड बाय 10 to the power 6 mm की पावर 4, और z रिक्वायर्ड की वैल्यू भी लिख देता हूं, आप लोग मैच कर लेना, 11.137 इंटू 10 to the power 6 mm की पावर 4। समझ गए मेरी बात, मैं क्या बोल रहा हूं? तो ultimately what we have is that we have calculated the z required value, this is the value, and we have also calculated the zpb value. So both these values, z required and zpb, both these values are now with us, and we already know the value of d. Now knowing all the three parameters, we can very easily calculate the value of ap. तो इससे हमें एरिया ऑफ प्लेट की वैल्यू हमको मिल जाएगी। दिस इज नाउ फाउंड। Congratulations, you have calculated the value of area of plate. Based on the area of plate, we found the area of plate which comes out to be 1196.1.6 mm की पावर mm स्क्वायर। इसको मद्देनजर रखते हुए हमारे पास स्टील टेबल हमने उठाया, और स्टील टेबल से हमारे पास जो ऑप्शन आए वो क्या ऑप्शन आए, 500 ISF 30 या 600 ISF 20। अब ये आपकी चॉइस है, आपको किसको अज्यूम करना है। इसको अज्यूम करेंगे तो एरिया मिलेगा कितना, 15,000। इसको अज्यूम करेंगे तो एरिया मिलेगा कितना, 12,000, और हमारे पास रिक्वायर्ड कितना था, 11,961.6 mm स्क्वायर। तो ठीक है, इन दोनों में से किसी भी सेक्शन को आप लोग अज्यूम कर सकते हैं, आपके ऊपर आपको किसको अज्यूम करना। तो अब हमें पता चल गया कि ऊपर और नीचे की जो प्लेट है उसका क्रॉस सेक्शन कैसा दिखेगा, पता चल गया। बहुत ही बढ़िया है सर, बहुत ही बढ़िया है। नाउ मूविंग ऑन टू द सेकंड स्टेप, चेक फॉर shear। अच्छा एक बात और, अगर कुछ भी गिवन नहीं है तो अज्यूम दैट बोथ द प्लेट्स, जो इसके पहले जो दोनों प्लेटें हैं ना, ये वाली और ये वाली, ये दोनों प्लेटें वेल्डेड हैं। किससे, इस बीच वाले आई सेक्शन से। क्यों? क्योंकि अगर वेल्डेड नहीं होगी तो फिर हमें वो वाला झंझट पालना पड़ेगा। कौन सा झंझट? वो वाला जिसमें हमें एरिया ऑफ प्लेट को बढ़ाना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। तो कोई मतलब नहीं है। अगर बोल्टिंग गिवन नहीं है तो वी हैव टू अज्यूम दैट इट इज अ वेल्डेड कनेक्शन एंड देयर इज नो चेंज इन द एरिया ऑफ प्लेट। अगर उसकी जगह पे अगर बोल्टेड कनेक्शन होता तो हमें क्या करना पड़ता, एरिया ऑफ प्लेट को 40% तक इंक्रीज करना पड़ता। यानी ये जो रिक्वायर्ड एरिया ऑफ प्लेट है ना, इसको 40% बढ़ाना पड़ता। 1.4 से मल्टीप्लाई कर देते तो बात आ जाती अपनी। अगर नहीं है तो वी अज्यूम, यहां लिख लो, वी अज्यूम वेल्डिंग इज डन, हेंस नो चेंज इन एपी। एरिया ऑफ प्लेट में कोई चेंज नहीं आएगा, नो चेंज, नो चेंज इन एपी। समझ में आ गई मेरी बात, मैं क्या बोल रहा हूं। अब आता है चेक फॉर शीयर। चेक फॉर शीयर पे आते हैं। तो चेक फॉर शीयर में क्या है हमारे पास, चेक फॉर शीयर में सबसे पहले तो हमें जो शीयर स्ट्रेस डेवलप हो रहा है उसके बारे में हमें कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, विच इज इक्वल टू बहुत इजी, टाउ अपॉन डी। अब हमें Vu की वैल्यू तो गिवन है पहले से, हमने अभी कैलकुलेट करी है, कितनी है, एक मिनट, वी हैव कैलकुलेट दिस वैल्यू ऑफ Vu इज 675। ओके, दिस इज 675 किलो न्यूटन, 675
75 किलो न्यूटन इज 675 इंटू 1000, थिकनेस ऑफ प्लेट इज 10 और डी की वैल्यू 600 है, तो इसकी वैल्यू आ गई हमारे पास 112.5 न्यूटन पर mm²। और कोड हमें क्या देता है कि ये जो वैल्यू होती है टाउ की, जो हमने निकाली है यहाँ पे टाउ AV लिखा है मैंने, ये वैल्यू कम होनी चाहिए, दिस वैल्यू शुड बी लेस देन Fy डिवाइडेड बाय √3 इंटू 1.1। ये मैंने आपको इससे पहले ही बताया था। स्टील इज वीक इन शियर, स्टील इज वीक इन शियर, तो जो शियर के लिए जो परमिसिबल स्ट्रेस होता है वो Fy डिवाइड बाय √3 इंटू 1.1 के बराबर होता है। लेकिन अगर हम बेंडिंग के बारे में देखें या किसी भी और क्राइटेरिया के बारे में देखें तो उसमें Fy डिवाइड बाय 1.1 ही होता है। ये एक्स्ट्रा √3 वाला जो एक्स्ट्रा फैक्टर है ये हमारे पास आता है स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी से। इसके बारे में हमने एक बार शेयरिंग ऑफ बोल्ट में भी पढ़ा था। शेयरिंग ऑफ बोल्ट में भी एक फैक्टर आता है √3 वाला, वो जो फैक्टर है वो यही फैक्टर है, ठीक है। तो कुछ नहीं, Fy की वैल्यू हमारे पास पहले से गिवन है विच इज 250। कैलकुलेट कर लीजिए, ये वैल्यू इससे कम होनी चाहिए, ये वाली जो वैल्यू आई है 112, दिस शुड बी लेस देन TP, टाउ एवरेज, सॉरी नीचे लिख देता हूं, टाउ AV शुड बी लेस देन और इक्वल टू T टाउ P, और इन दोनों को आप कैलकुलेट कर लीजिए तो आपको पता चल जाएगा दैट द बीम इज सेफ इन शियर, बीम इज सेफ इन शियर, ठीक है। तो शियर में भी वाली बीम को हमने सेव कर दिया। स्टेप नंबर 2 इज डन। अब हम आते हैं तीसरे और आखिरी स्टेप पे, दैट इज चेक फॉर डिफ्लेक्शन। चेक फॉर डिफ्लेक्शन, इस पे आते हैं। अब देखो ये बहुत ही आसान है स्टेप, ये बहुत ही आसान है स्टेप। हमने स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में ये कुछ फॉर्मूला पढ़ा था क्या, सेंट्रल डिफ्लेक्शन का 5/384 ओमेगा L की पावर 4 डिवाइडेड बाय EI, ऐसा कुछ पढ़ा था क्या हमने? अब मैक्सिमम बच्चों को लगेगा कि हाँ ऐसा कुछ देखा तो था हमने। तो दिस इज द सेंट्रल डिफ्लेक्शन, ये सेंट्रल डिफ्लेक्शन का फॉर्मूला है जो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में हमने पढ़ा था। अगर आपको याद नहीं है तो ये बहुत चिंता का विषय है कि आपको ये फॉर्मूले याद नहीं है। यू हैव टू रिमेंबर दीज फॉर्मूलेज फॉर डिफ्लेक्शन। डिफ्लेक्शन के कुछ फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। ये उन्हीं में से एक फॉर्मूला है कि एक यूडीएल अगर किसी की सिंपली सपोर्ट बीम पे लग रहा है तो उसका डिफ्लेक्शन इस फॉर्मूले से हम लोग कैलकुलेट करते हैं। अब इस फॉर्मूले में कैच पता है क्या है? कैच पता है क्या है? ये जो आई है ये तो आई एक्स एक्स है, यानी एक्स जैसे आई सेक्शन जो है इसके जो एक्स एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ रहा है दैट इज द दिस वैल्यू ऑफ आई, ठीक है। एल इज द इफेक्टिव स्पान, एल इज द इफेक्टिव स्पान। अब कैच क्या है मालूम? कैच है ये ओमेगा में। जब हमने लोड कैलकुलेट किया था तो उसमें उस वक्त हमें गिवन था कि ओमेगा की वैल्यू 60 किलोन्यूटन पर मीटर थी एज गिवन इन द क्वेश्चन, बट देन वी यूज्ड दिस इंक्रीज्ड वैल्यू दैट इज 90 किलोन्यूटन पर मीटर। पर ये जो इंक्रीज्ड वैल्यू जो होती है ना, ये हम इसीलिए उपयोग करते हैं क्योंकि ये लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स, लिमिट स्टेट मेथड में कोलैप्स के क्राइटेरिया को सेटिस्फाई करता है और कोलैप्स के लिए फैक्टर्ड लोड की वैल्यू को लेना पड़ता है। लेकिन लिमिट स्टेट मेथड में सर्विसिबिलिटी वाला जो क्राइटेरिया होता है उसमें हमें फैक्टर को नहीं इंट्रोड्यूस करना पड़ता, इसलिए हम ओमेगा की वैल्यू को इतना ही लेके चलते हैं क्योंकि वो सर्विस कंडीशंस है ना, मतलब सर्विस यानी रेगुलर कंडीशंस। रेगुलर कंडीशंस के लिए जो ओमेगा है दैट इज गोइंग टू बी टेकन एज 60 किलोन्यूटन पर मीटर, और फिर इसको हम लोग जब इसमें पुट करेंगे तो मेरे पास एक डेल्टा की वैल्यू आ जाएगी। और ये जो डेल्टा की वैल्यू होती है, मैंने इसके पहले वाले लेक्चर में भी आपको शुरुआत में बताया था कि बीम के केस में डिफ्लेक्शन की वैल्यू जो होती है वो मेरे पास दो चीजों पे गवर्न होती है कि वो बीम किसी क्रैकिंग से ससेप्टेबल मेंबर को कैरी कर रही है कि क्रैकिंग से नॉट ससेप्टेबल मेंबर को कैरी कर रही है। अगर वो क्रैकिंग से ससेप्टेबल मेंबर को कैरी कर रही है तो कम डिफ्लेक्शन की वैल्यू आनी चाहिए, और कम डिफ्लेक्शन की वैल्यू थी हमारे पास डेल्टा अपॉन 360 के बराबर। और अगर वो क्रैकिंग से ससेप्टेबल नहीं है तो ज्यादा डिफ्लेक्शन की वैल्यू हमारे पास अलाउड होती है, जो मैंने टेबल में लिखाई थी, सॉरी डेल्टा नहीं, ये एल है,
L/360 और L/300 के बराबर। तो इनसे हम ये बता सकते हैं कि जो डिफ्लेक्शन होता है हमारे पास, परमिसिबल वैल्यू जो होती है डिफ्लेक्शन की, वो परमिसिबल वैल्यू इन दोनों में से कोई एक हम लोग ले सकते हैं। अब क्योंकि हमें क्वेश्चन में गिवन नहीं है यहाँ पे कि वो कैसा प्रकार के एलिमेंट्स को कैरी कर रहा है अपने ऊपर, तो हम क्या करेंगे, हम मान के चलेंगे कि वो नॉट ससेप्टेबल टू क्रैकिंग वाले को कर रहा है, क्योंकि नॉट ससेप्टेबल टू क्रैकिंग में लेमडा की वैल्यू ज्यादा, डिफ्लेक्शन की वैल्यू ज्यादा अलाउड है हमारे पास। तो हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू को लेंगे, मान लो दिस इज डेल्टा पी और दिस इज डेल्टा, हाँ डेल्टा पी और डेल्टा, और फिर फाइनली हम लोग क्या करेंगे, फाइनली व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज, फाइनली वी आर गोइंग टू टेक बोथ दीज वैल्यूज। कौन सी दोनों वैल्यूज, ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू, इन दोनों वैल्यूज को लेंगे। मैं यहां लेके इनको उठा के ले आते हैं यहाँ पे, और हम क्या करेंगे कि डेल्टा, ये जो डेल्टा है ये वाला, दिस शुड बी लेस देन डेल्टा पी, डेल्टा शुड बी लेस देन डेल्टा पी। मेरी बात समझ में आ रही? अगर ये क्राइटेरिया है सेटिस्फाइड, देन इट इज सेफ इन डिफ्लेक्शन, इट इज सेफ इन डिफ्लेक्शन। तो हमने शेयर के भी क्राइटेरिया को देख लिया, डिफ्लेक्शन के भी क्राइटेरिया को देख लिया, और हमने ये क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया, और हमने एक बिल्ट अप बीम बनाना भी सीख लिया। ठीक है, इसके बाद आखिरी एक कॉन्सेप्ट हमारे पास बचा है डिजाइन ऑफ अनसपोर्टेड बीम का। उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन होता है वो ज्यादा हाई फाई क्वेश्चन नहीं आता, ना ही हमें प्रैक्टिस करना है उसका हाई फाई लेवल की। हमें क्या है, कुछ बेसिक एक दो चीजें बस हमें ध्यान रखनी है, जो मैं अभी 10 से 15 मिनट में अभी आपको बता देता हूं। ठीक है, एंड विद दिस वी आर गोइंग टू वाइंड अप विद द टॉपिक ऑन डिजाइन ऑफ बीम्स। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के करने के बाद नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द लास्ट टॉपिक, दैट इज डिजाइन ऑफ laterally unsupported beam। देखो इस क्राइटेरिया में इन प्रकार की बीम मैंने अभी बताया ना, जो बीम का फ्लैंज रिस्ट्रिक्टेड नहीं होता, वो जो बीमें होती हैं वो लैटरली अनसपोर्टेड कहलाती। अब इस बीम में बस यही कैच है कि अगर ये लैटरली सपोर्टेड होती तो जो परमिसिबल बेंडिंग स्ट्रेस था ये हम लेके चलते Fy डिवाइड बाय 1.1, और अगर ये अनसपोर्टेड है तो हम परमिसिबल बेंडिंग स्ट्रेस की वैल्यू को लेके चलेंगे सम रिडक्शन फैक्टर मल्टीप्लाइड बाय Fy डिवाइड बाय 1.1। और ये जो रिडक्शन फैक्टर है ये हमें कोड में गिवन है, दिस इज गिवन इन द कोड। विच कोड? IS 800 2007, and this XLT is dependent upon the, बस हमें ये याद रखना है कि जो रिडक्शन फैक्टर है जो कोड में गिवन है, इट इज डिपेंडेंट ऑन द इफेक्टिव लेंथ ऑफ द बीम की इफेक्टिव लेंथ के ऊपर डिपेंड करता है ये रिडक्शन फैक्टर। तो आपसे सवाल, अगर आपको रिडक्शन फैक्टर गिवन होगा, आपसे सवाल आ सकता है, अगर आपको इफेक्टिव लेंथ गिवन होगी तो आपसे पूछ सकते हैं कि रिडक्शन फैक्टर कितना है। ठीक है, या तो टेबल बना के पूछ लेंगे, क्योंकि वो बड़े बड़े फॉर्मूलों पे नहीं जाते, बड़े बड़े फॉर्मूलों में उनको कोई इंटरेस्ट नहीं है। बड़े बड़े फॉर्मूलों में इंपॉर्टेंट ये है कि हमें इतना पता होना चाहिए कि जो इफेक्टिव लेंथ अगर हमें नोन है तो हम उसका यूज करके फॉर्मूले में पुट करके XLT की वैल्यू को निकालते हैं। समझ में आ रही है मेरी बात, मैं क्या बोल रहा हूं? अब फॉर योर नॉलेज आई एम गोइंग टू राइट दैट फॉर्मूला एज वेल। जो आपको ये जो फॉर्मूला है दिस मैं यहां पे लिख जरूर देता हूं, अगर कभी जरूरत पड़ जाए तो आपको पता होना चाहिए। देखिए FBD यानी डिजाइन बेंडिंग स्ट्रेस फॉर अनसपोर्टेड बीम,
unsupported beam is dependent on FCR। ये एक क्रिटिकल बेंडिंग स्ट्रेस होता है जिसका फॉर्मूला हमारे पास कोड में ऐसा कुछ गिवन है। ये यूलर क्रिटिकल स्ट्रेस है, ये वही यूलर क्रिटिकल स्ट्रेस है जो हमने स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में पढ़ा था, लेकिन यहाँ पे थोड़ा मॉडिफाइड है। मैं यहाँ पे इसको लिख देता हूँ। दिस इज द फॉर्मूला 1.1 पाई स्क्वायर ई डिवाइड बाय एल अपॉन आर वाई होल स्क्वायर 1 प्लस 1 अपॉन 1/20 एल अपॉन आर वाई एच एफ अपॉन टी एफ स्क्वायर होल का अंडर रूट। ये फॉर्मूला है हमारे पास। अब इस फॉर्मूले में आर वाई तो आपको पता ही है, आर वाई इज द ये यहां एक आर वाई है और एक यहां पे एक आर वाई है। दिस इज द रेडियस ऑफ गायरेशन इन द वाई एक्सिस। वाई एक्सिस के अबाउट जो रेडियस ऑफ गायरेशन आएगा ये वो वैल्यू है। एल क्या है? एल इज द इफेक्टिव लेंथ। एल इज द इफेक्टिव लेंथ जो अभी हम बताएंगे कि क्या होती है इफेक्टिव लेंथ अलग अलग केसेस में। अब एच एफ और टी एफ के बारे में देख लेते हैं। एच एफ क्या होता है और टी एफ क्या होता है। तो मैं यहाँ पे एक बीम सेक्शन बना देता हूँ जिससे आपको आसानी जाए समझने में। दिस इज द बीम सेक्शन। ओके, दिस इज द बीम सेक्शन और इसके सेंट्रॉइड से इसके सेंट्रॉइड के बीच की जो दूरी होती है दिस इज एच एफ, दिस इज एच एफ, ठीक है। एंड टी एफ इज द थिकनेस ऑफ द फ्लैंज। टी एफ इज द थिकनेस ऑफ द फ्लैंज। तो एच एफ भी पता चल गया, टी एफ भी पता चल गया, आर वाई तो पता ही है, आर वाई इज आई वाई वाई डिवाइड बाय ए होल का अंडर रूट, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है। एल इज द इफेक्टिव लेंथ, पाई तो पता ही है, ई की वैल्यू होती है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के बारे में और ये वैल्यू होती है। तो हमें क्या होता है ना, हमें मोस्टली जब भी क्वेश्चन में गिवन होगा तो वी विल बी गिवन द वैल्यू ऑफ एफ सी आर और इस एफ सी आर की वैल्यू का उपयोग करना है, इंटरपोलेशन का उपयोग करना पड़ेगा और इंटरपोलेशन का उपयोग करके एफ बी डी की वैल्यू को कैलकुलेट करना पड़ेगा और फिर इस एफ बी डी की वैल्यू का उपयोग वैसा ही करना है जैसे लैटरली सपोर्टेड के केस में किया था। समझ में आ गई? यानी एफ बी डी की वैल्यू से हम क्या निकाल सकते हैं, m इज इक्वल टू एफ बी डी इंटू जेड। तो m अपॉन एफ बी डी इज इक्वल टू जेड। इससे आप लोग जेड रिक्वायर्ड की वैल्यू को कैलकुलेट कर पाएंगे। मेरी बात समझ में आ गया? मेरी बात समझ में आ गई? तो पहले एफ सी आर निकालो, एफ सी आर निकाल के इंटरपोलेट करो, एफ बी डी की वैल्यू निकालो, एफ बी डी की वैल्यू निकाल के फिर जेड रिक्वायर्ड की वैल्यू निकालो। तो इस प्रकार से हमें आगे बढ़ना है। दिस इज अ स्टेप वाइज प्रोसीजर, ठीक है, इन केस ऑफ अ लैटरली अनसपोर्टेड मेंबर, ठीक। अब यहीं पे इसको हम लोग विराम दे देंगे। हम इससे रिलेटेड ज्यादा अंदर नहीं हमें डीप में जाना है। हमें जो पढ़ना था वो हमने पढ़ लिया। अब हम एक ही चीज, आखिरी चीज जिससे फोकस करना है, दैट इज इफेक्टिव लेंथ कैलकुलेशन। इफेक्टिव लेंथ कैलकुलेशन, इस पे फोकस करना है। लैटरली अनसपोर्टेड बीम के केस में इफेक्टिव लेंथ का कैलकुलेशन होता कैसे है, ठीक है। तो देखते हैं कैसे होता है। सपोज एक ऐसी बीम है जिसमें कोई भी रिस्ट्रेंट नहीं है, मतलब इसके ऊपर लोड लग रहा है, वो रोल कर जाए या वो बकल कर जाए, उसमें कोई रिस्ट्रेंट नहीं। तो हम क्या करेंगे, एल इफेक्टिव की वैल्यू को लेंगे 1.2 टाइम्स एल के बराबर। क्या करेंगे, 1.2 टाइम्स एल के बराबर इसको लेके चलेंगे, ठीक है। दूसरा केस क्या होता है कि सपोज मेरे पास एक ऐसी बीम है, ये बीम है और ये एक वॉल है। ये क्या है, एक वॉल है और इस बीम को, इस वॉल से मैंने एक ऐसा क्लीट हमने लगाया और ये यहाँ पे 2 बोल्ट लगा के इसको जोड़ दिया, ठीक है। एक आई सेक्शन है बेसिकली, ऊपर और नीचे ये आई सेक्शन है। तो आई सेक्शन से मैंने बीच में इस क्लीट को लगाया और इस क्लीट को लगा के मैंने बीच में इस को जोड़ दिया, ठीक है। तो इसको जोड़ देने से क्या होगा कि जब इसको मैं ऊपर से जब देखूंगा
तो अगर ये स्ट्रेट लाइन है तो ये क्या करेगा, ये ऐसे में इसको बकलिंग अलाउ कर देगा। कैसे में बकलिंग अलाउ कर देगा, ऐसे में, ठीक है। सो देयर विल बी नो रिस्ट्रेंट, यहां कोई रिस्ट्रेंट नहीं होगा, यहां क्या होगा, रिस्ट्रेंट नहीं होगा। तो इस प्रकार के केस को हम लोग कहते हैं, और ये एक बीम है, ठीक है, यहाँ पे एक बीम है, यहाँ सपोर्ट भी दिया हुआ है, तो दिस इज अ बीम। ये जैसे ये वाला बीम एंड था ना, वैसे ही बीम एंड है, बस यहाँ पे हमने इसको प्रोवाइड कर लिया। तो दिस इज द सेकंड केस, एंड द सेकंड केस इज नोन एज टॉर्शनल रिस्ट्रेंट प्रोवाइडेड बट वार्पिंग रिस्ट्रेंट नॉट प्रोवाइडेड। इसको हम लोग कहते हैं टॉर्शनल रिस्ट्रेंट प्रोवाइडेड बट वार्पिंग रिस्ट्रेंट नॉट प्रोवाइडेड। और इस केस में अगर ये वाला केस है तो एल इफेक्टिव की जो वैल्यू है ये एल के ही बराबर होगी, क्योंकि ये एक तरीके से एक हिंज्ड कॉलम की तरह एक्ट कर रहा है, एक ऐसा कॉलम जिसके ऊपर और नीचे दोनों जगह हिंज लगी हुई है, ठीक है, ये केस बनता है। फिर तीसरा केस क्या होता है, थर्ड केस, वो विच इज द थर्ड केस। सो थर्ड केस इज दैट हम क्या करें, ये आई सेक्शन वैसा का वैसा बना देते हैं, ठीक है, और इस आई सेक्शन के इस तरफ से ऐसी एक वॉल हो गई, और इस आई सेक्शन के ऊपर हम एक एंगल ऐसा लगा के और क्या करते हैं, इस एंगल को यहां से भी जोड़ देते हैं और इसको यहां से भी जोड़ देते हैं। ओके, तो अब क्या होगा, हमने इस एंगल सेक्शन को लगाया, तो अब अगर मैं इसके डिफ्लेक्शन को देखूंगा ऊपर से, इसकी बकलिंग को देखूंगा, तो इसकी जो बकलिंग होगी इट विल बी लाइक दिस। ये अगर ये वाला एंड है तो इसकी बकलिंग कुछ इस प्रकार से नजर आएगी हमें। यानी यहां पे कुछ रिस्ट्रेंट हमें देखने को मिलेगा। वी कैन वेरी इजीली फाइंड सम रिस्ट्रेंट ओवर हियर, ठीक है, वी कैन वेरी इजीली फाइंड सम रिस्ट्रेंट ओवर हियर। तो जब ये रिस्ट्रेंट हमें देखने को मिलता है तो ये ऐसा ही रिस्ट्रेंट हमें याद है इस वाले केस में भी देखने को मिलता है, जहां पे ये इस प्रकार से ऐसे बकल करता है, यहां पे भी रिस्ट्रेंट है, यहां पे भी रिस्ट्रेंट है, थोड़ी दूरी पे जाके ये बकलिंग शुरू करता है ना। तो ये वही केस है। इन दिस केस एल इफेक्टिव इज इक्वल टू 0.7 टाइम्स एल के बराबर हम लोग लेके चलते हैं, यानी जो स्पान है उसका 70% ही इफेक्टिव हम लोग मान के चलते हैं, ठीक है। अब इस क्राइटेरिया से अगर हम लोग इसको नाम दें तो दिस इज नोन एज टॉर्शनल एंड वार्पिंग स्ट्रेंथ प्रोवाइडेड। टॉर्शनल प्लस वार्पिंग रिस्ट्रेन, टॉर्शनल प्लस वार्पिंग रिस्ट्रेंट, जबकि इसके पहले वाला जो क्राइटेरिया था टॉर्शनल रिस्ट्रेंट बट वार्पिंग रिस्ट्रेंट नॉट प्रोवाइडेड, यानी इसमें वार्पिंग नहीं हो को रिस्ट्रेंट नहीं कर पा रहा है, लेकिन यहां पे दोनों को रिस्ट्रेंट कर ले रहा है, ठीक है। एक और तरीका ये भी हो सकता है कि हम क्या कर लें कि ये जो क्राइटेरिया है ना हमारे पास, कौन सा वाला, ये वाला, इसको यहां से ना, एक और क्राइटेरिया ये भी हो सकता है कि ये इसी केस का एक और फॉर्म है, जैसे ये जो केस है ना, केस नंबर 3, इसी का एक और फॉर्म है कि मैं ऐसा कर दूं कि यहां पे ये तो लगा ही था, साथ साथ में एक वेब क्लीट और लगा दूं मैं यहां पे, सॉरी ये वेब प्लेट और लगा दूं मैं यहां पे, यानी ऊपर एक एंगल और यहां पे एक और छोटा सा प्लेट, यानी जो सेकंड वाले केस में जो मैंने देखा था। तो इस केस में क्या होगा ना, इस केस में क्या होगा, इस केस में ये होगा कि इस केस में भी एल इफेक्टिव की वैल्यू जो होगी ये 0.7 टाइम्स एल के बराबर ही होती है। क्यों? क्योंकि यार जब दोनों ही रिस्ट्रेंट ये पहले ही प्रोवाइड कर रहा था तो इसके प्रेजेंस से कुछ ज्यादा नई चीज थोड़ी हो जाएगी,
ये केस भी यही कहलाएगा। दिस केस इज ऑल्सो नोन एज टॉर्शनल एंड वार्पिंग रिस्ट्रेंट प्रोवाइडेड। और अगर ये नहीं भी देते तब भी एल इफेक्टिव की वैल्यू 0.7 टाइम्स एल के बराबर ही हम लोग लेके चलते हैं। ठीक है, सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड ऑल द 3 पॉइंट्स जो मैंने यहाँ पे डिलीवर करने की कोशिश की है इफेक्टिव लेंथ को कैलकुलेट करने के। ये इफेक्टिव लेंथ की वैल्यू अब हम उपयोग करेंगे किसमें? ये इफेक्टिव लेंथ की वैल्यू, नाउ वी आर गोइंग टू यूज दिस वैल्यू इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द FCR। ये FCR में जो L इफेक्टिव, ये जो L है यही हमारे पास इफेक्टिव लेंथ है। तो इस इफेक्टिव लेंथ की वैल्यू को हम इन क्राइटेरियाज को मद्देनजर रख के निकालेंगे कि किस प्रकार का रिस्ट्रेंट लगाया गया था, और फिर हम लोग क्या करेंगे, FCR की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। अगर जरूरत पड़ी तो FCR की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे और फिर उस वैल्यू को इंटरपोलेट करेंगे और FBD की वैल्यू को निकालेंगे, और FBD की वैल्यू के बाद फिर हम Z रिक्वायर्ड की वैल्यू को निकालेंगे। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है मैं क्या बोल रहा था? सो दिस इज मोर देन सफिशिएंट फॉर द टॉपिक ऑन डिजाइन ऑफ बीम। आई डोंट थिंक दैट एनीथिंग एल्स मस्ट बी स्टडीड। इतना अगर आप लोगों को समझ में आ गया है, और इससे रिलेटेड अगर आपको बेसिक ऑब्जेक्टिव, अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एक बार सॉल्व करें तो आई थिंक दैट द थिंग विल बी सॉर्टेड, आपको पूरी चीजें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, सो दिस मार्क्स द एंड ऑफ आवर डिस्कशन फॉर द डिजाइन ऑफ बीम, विच इज द सेकेंड लास्ट टॉपिक ऑफ डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर्स विथ मी शशांक अवस्थी। अगले लेक्चर में मोस्ट प्रोबेबली आखिरी लेक्चर होगा अगला, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द टॉपिक ऑफ डिजाइन ऑफ कॉलम बेसिस। छोटा सा टॉपिक है, और एक आखिरी मोटिवेशन सेशन भी दूंगा मैं अपनी तरफ से कि आप लोगों ने इतना साथ दिया, इतने लंबे समय तक आप लोग रहे हमारे साथ इस पूरी सीरीज में। तो आई थैंक यू ऑल फॉर बीइंग पेशेंट इनफ, जो मैं हर बार बोलता हूँ कि आप इतने धैर्य से आप अभी तक जुड़े हैं, और आखिरी जो लेक्चर होगा उसको भी उतने धैर्य से आप लोग देखेंगे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग अ गुड रिस्पॉन्स टू दिस लेक्चर सीरीज, एंड प्लीज कीप वर्किंग हार्ड। आई नो कि बाहर की सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, काफ़ी ज़्यादा नेगेटिविटी है, न्यूज़ में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है। तो इट इज़ बेटर दैट वी फोकस आवर एनर्जीज ऑन डूइंग समथिंग कंस्ट्रक्टिव एंड वर्किंग हार्ड। हम उस समय का उपयोग अपनी पढ़ाई में अगर ज़्यादा करें तो बाहर के नेगेटिव इन्फ्लुएंसेस से भी बच सकते हैं। ठीक है, इसके बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कल के लेक्चर में। सो थैंक यू वेरी मच फॉर पेइंग अटेंशन।